राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य पुस्तकों के साथ विशेष पुस्तक उपलब्ध कराने का लिया निर्णय। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को MBA डिग्री के मामले में हाई कोर्ट से मिली राहत। विभिन्न हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान लू लगने चलने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा सेतु बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विश्व के मौजूदा परिदृश्य में क्षेत्रीय सहयोग सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोप के हाल के घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व को लेकर सवाल उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि व्यापार बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक मुक्त व्यापार समझौते के प्रस्ताव पर जल्दी प्रगति होनी चाहिए। आना चाहिए। इसी के साथ हमें ट्रेड फैसिलिटेशन के क्षेत्र में इंटरनेशनल नॉर्म्स को अपनाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इससे इंट्रा बिम्स्टेक ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस संदर्भ में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ADB के साथ मिलकर हमारे अधिकारियों की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी 2022 का एरियर भी मिलेगा। नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 31% DA मिलता है। इसे 3% बढ़ाकर 34% किया गया है। इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके अलावा एक अन्य प्रस्ताव में MSME प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के साथ साथ हजारों विद्यार्थियों ने इसमें पंजीकरण कराया है। विद्यार्थियों का चयन करने के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 तक MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया था। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम का टेलीविजन चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर दिन में 11 बजे 1 अप्रैल को सीधा प्रसारण किया जाएगा। जीवन को बनने के सपनों से जोड़ने के बजाय कुछ करने के सपनों से जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन पेपर को देखकर ही हम अचानक से सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है।
जाके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा, बस हो गया। पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये पबजी वाला है क्या? जब जब फील हुई एग्जाम्स की मिस्ट्री, जब कभी डरावनी लगी साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराने आत्मविश्वास को हासिल लेकर आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा ऑन 1 अप्रैल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। आपको लगता है कि जो बात आप अपने मम्मी पापा को नहीं कह पा रहे हैं, वो आज मोदी जी सुना रहे हैं। आजकल के बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाना चाहते। ये मेरे सिलेबस के बाहर का विषय है। अच्छा, तो आपको मेमोरी की जड़ी बूटी चाहिए? जी सर। प्रधानमंत्री जी का उत्तर मेरे और मेरे मित्रों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ, तो मैं आप सबको भी ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप भी पीपीसी 2022 में भाग लें, ताकि आप भी पीएम सर से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकें। जिससे आप भी जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नमो ऐप, mygov.in, यूट्यूब और दूरदर्शन के माध्यम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा संबोधन संबंधी विशेष जानकारी देने के लिए पत्र सूचना कार्यालय रांची और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो हीनो स्थित कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सूचना कार्यालय रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से बच्चे, शिक्षक और अभिभावक तनाव मुक्त होंगे और उनकी ज्ञान को सही दिशा मिल सकेगी। जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, केंद्रीय जो मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 2 दिन पहले उसके बारे में बताया था, जो मीडिया को भेजा भी गया था, कि तनाव मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा पे चर्चा को एक जन आंदोलन बनाया जाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना एक विजन था कि जिससे तनाव मुक्त होकर के बच्चे जो है, और बच्चे भी हों, शिक्षक भी हों, उनके अभिभावक भी हों, और खास करके अब ये कोविड जो महामारी हुई उसमें इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अनिवार्य पुस्तकों के साथ विशेष पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी करने में मदद मिलेगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों की 9वीं कक्षा में कुल 2,92,760 विद्यार्थी नामांकित हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के पैतृक गांव में रामगढ़ जिले के नेमरा में आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोना सोबरन +2 उच्च विद्यालय में 10 कमरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि सोना सोबरन +2 स्कूल के भवन निर्माण की लागत 1 करोड़ रुपए की है और इसका निर्माण समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूल के रूप में यह स्कूल इस क्षेत्र का दशा और दिशा तय करेगा। शिलान्यास किया है और बहुत जल्द समय सीमा के अनुसार पूरा होगा। और ये मॉडल स्कूल के रूप में जिस तरह आज झारखंड का इस क्षेत्र का दशा तय किए हैं, ये स्कूल इस क्षेत्र का दशा और दिशा तय करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राजधानी रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित राज्य हित में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,233 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 1,876 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 14,704 मामले सक्रिय हैं।
इधर झारखंड में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 11,144 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें केवल 7 संक्रमितों की पहचान हुई है। इस अवधि में 7 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। इसके साथ ही राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या केवल 64 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,83,82,82 से ज्यादा कोविड रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हरित हाइड्रोजन चालित कार से आज संसद भवन आए। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि पानी से संचालित हरित हाइड्रोजन देश को आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह कार एक प्रायोगिक परियोजना है। श्री गडकरी ने बताया कि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अब देश में ही किया जाएगा और भारत जल्द ही हाइड्रोजन निर्यात करने वाला देश बन जाएगा। और इसीलिए ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से हमने इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन पे काम किया। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है जो पानी से निकलता है वो हाइड्रोजन, उसके ऊपर हाइड्रोजन जो चाहिए वो ग्रीन चाहिए ताकि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए ये पहली कार है, इसके स्टैंडर्ड्स भी हमने तय किए हैं। निश्चित रूप से अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी, ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मित भी होगी, इसके स्टेशन भी होंगे, देश का इंपोर्ट भी बचेगा और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण एक नए रोजगार भी निर्माण होंगे। और केवल हम हाइड्रोजन जो है 3,000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है, हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले एनर्जी। झारखंड उच्च न्यायालय से आज भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए डिग्री को चुनौती देने के बाद दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि निशिकांत दुबे की एमबीए की डिग्री को फर्जी बताते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत ने निशिकांत दुबे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भी भारत निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार की ओर से अदालत में पक्ष रखा गया था। इसके साथ ही इस मामले के सूचक की बहस भी अदालत में पूरी कर ली गई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूरे होने पर इसके गौरवशाली इतिहास से कार्यकर्ताओं को रूबरू कराने के उद्देश्य से आज जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक की आज से शुरुआत हुई। बैठक में संगठन के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ओपी सिन्हा ने बताया, देश के विकास में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अहम भूमिका रही है। बैठक का उद्देश्य है हम लोग को कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक 75 वर्ष पूरा होने चला है और इस 75 वर्ष में विद्यार्थी परिषद का इतिहास है, इसमें कहानी है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच हो और सब लोग समझें कि विद्यार्थी परिषद क्या है, कैसे इसका जन्म हुआ और हमारे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है इसका अगला कार्यक्रम क्या होगा, क्या हमारा गतिविधि होगा, हम कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, हमारी क्या क्या योजनाएं होगी, इसी के संदर्भ में यह बैठक हुई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर सरायकेला उपायुक्त अरवा राजकमल और प्रदूषण नियंत्रण की टीम ने कांड्रा में मौजूद नीलांचल आयरन एंड स्पंज कंपनी में प्रदूषण की जांच की। सरायकेला कांड्रा स्थित नीलांचल आयरन एंड स्पंज कंपनी में प्रदूषण जांच टीम के अचानक पहुंचने पर प्रबंधन और कर्मचारी सख्ते में आ गए। जब तक यह टीम परिसर में रही तब तक सारे चिमनी बंद रखे गए थे, लेकिन पूरा माहौल कैमरे के सामने ही प्रदूषित देखा गया है। करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में कंपनी प्रबंधन और जांच कमेटी के बीच वार्ता हुई। विजिट हम लोग किए, कुछ बिंदुओं पे जांच की गई, कुछ डेटा लिया गया है
और एक और भी हम लोग मीटिंग करेंगे, इसमें शिकायतकर्ता को भी ट्रेस करने की कार्रवाई की जा रही है। उनका एड्रेस नहीं पता हम लोगों का, तो सीओ के द्वारा उनका शिकायतकर्ता का भी हम लोग सुनेंगे। और ऑनरेबल एनजीटी ने आदेश हम लोगों को दिया कि फैक्चुअल रिपोर्ट, मैंने तथ्यात्मक प्रतिवेदन देने की बात कही है, तो तथ्यात्मक प्रतिवेदन देने के लिए हम लोग सभी इकट्ठा हुए और जांच आने वाले दिनों में और आगे बढ़ेगी। सरायकेला के उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सरायकेला कांडरा स्थित नीलांचल कंपनी के द्वारा प्रदूषण फैलाने की कई स्तर पर शिकायत मिली थी, जिसके आलोक में विभिन्न पहलुओं की जांच की गई। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल की ओर से तथ्य पर आधारित जांच का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके बाद जांच टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, उसमें इस कंपनी के संबंध में एक शिकायत पहुंची है कि प्रदूषण इस कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो उसी का जांच करने हेतु 4 सदस्यीय कमेटी ऑनरेबल एनजीटी ने बनाए। इधर कंपनी के वरिष्ठ महाप्रबंधक गंगाधर बाजपेयी ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि कंपनी में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से प्रदूषण नियंत्रण के कई यंत्र लगाए गए हैं, ताकि वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। प्रदूषण देखिए बहुत पहले होता था, कई सालों पहले होता था, और अभी हम जब से HRV 12 मेगावाट का पावर प्लांट डाल दिया है, सबसे कम हो गया है। और ऑलरेडी हम लोग जो है करीब 3 करोड़ रुपया ESP में इन्वेस्ट कर चुके हैं। इससे पॉल्यूशन अभी इसमें कई महीनों से 0 हो गया। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण एक आम समस्या है, जिसकी रोकथाम जरूरी है। यह बात अपनी जगह उचित है, मगर व्यावहारिक बात यह है कि देश की तरक्की के लिए औद्योगिक विकास भी जरूरी है। इन दोनों ही चीजों में संतुलन बिठाना ही वक्त की मांग है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान औसत से 4 डिग्री पार कर गया है और कई जिले हीट वेव की चपेट में हैं। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जैसे जिलों में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा भी चल रही है। 1 अप्रैल तक मौसम का यही हाल रहने वाला है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM में पानी के लिए मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और मरीजों के परिजनों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। इस संबंध में MGM अस्पताल के अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि अस्पताल में जुस्को का पानी सप्लाई है, लेकिन 4 अमृत धारा मशीन में से 2 खराब है और ठंडा पानी नहीं आ रहा है। जानकारी मिलने के बाद इसको सुधार करा लिया जाएगा। लगभग प्रतिदिन हमारे 1000 से 1200 मरीज OPD में आते हैं। OPD में जो आते हैं उनके साथ किसी के साथ अटेंडेंट होते हैं, कोई अकेले होते हैं। हमारे यहाँ से 649 इंडोर बेड्स है, इसके साथ कम से कम 1-2 अटेंडेंट आते हैं। अब रही पानी की व्यवस्था, पानी का एक जल पीने का जल होता है, दूसरा जल होता है जिसके सहारे हम लोग ऑपरेशन थिएटर या वार्ड में अन्य तरह का काम करते हैं। हमारे यहाँ टाटा स्टील का जिसको सप्लाई वाटर होता है, जो नियमित रूप से हमेशा मिलता है। कभी कभी अगर अंदर में कोई निर्माण कार्य चला होता है तो उससे अगर कोई टंकी वगैरह खोली होने से एक फेज का पानी का सप्लाई कर दिया जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गुनी गांव को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है और यह सब संभव हुआ सामूहिक प्रयास से। महिला, पुरुष और युवा सबके सहयोग से पूरे गांव की तस्वीर बदली गई है। गुनी गांव को पूर्वी क्षेत्र के बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी में 3य पुरस्कार मिलने से पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरी ग्राम सभा इस उपलब्धि का जश्न उत्सव के रूप में मनाएगी। गांव से गए हुए हैं लक्ष्मण भैया, उनसे अभी फोन में बात हुई कि अवार्ड अभी उनके हाथ में आ गया है और उन्हें मिल गया है और इसके लिए बहुत खुश हैं हम लोग। ग्राम गुनी गाँव के सभी ग्रामीण बहुत खुश हैं क्योंकि भारत में 3रा स्थान हम लोग को सम्मानित किया जा रहा है।
ग्राम प्रधान और महिलाओं ने भी गांव की उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई है और आने वाले समय में जल संरक्षण को और बढ़ावा देने का संकल्प जताया है। इन गांव में पूरा पानी का व्यवस्था कर ली। गरु छगरी भी आज कैली चराय के आनीला तो कुआं में तो नहीं पियाईला, पोखरा ले गिला, पोखरा में पानी पियाईला, फिर चराय के आईला घर। अब तो घर घर चापाकल भी कुड़वाला, नाल कुड़वाला। गुनी गांव दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक मिसाल है, जहां जल संरक्षण को लेकर ग्राम सभा के सामूहिक प्रयास से 450 एकड़ भूमि में ट्रेंच कम बैंड समेत छोटे छोटे तालाब बनाए गए। नतीजतन अब गांव के खेत, टाड़ और आसपास की भूमि में जल स्तर बढ़ने लगा है। सरहुल पर्व की जानकारी के संबंध में आज रांची प्रेस क्लब के सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत ने कहा कि सरहुल प्रकृति का त्योहार है जो चैत शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं और सरहुल की पूजा करने के पश्चात नए फल फूलों को ग्रहण करते हैं, उसके बाद नव वर्ष मनाते हैं। उन्होंने कहा कि रांची शहर में सरहुल की शोभा यात्रा की शुरुआत 1961 में करमटोली से की गई थी। नया वर्ष मनाते हैं और नए सीजन में फल फूल फलों का पूजा में अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में उसके बाद ही हम लोग ग्रहण करना शुरू करते हैं, ताकि प्राकृतिक संतुलन बचा रहे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आगामी 14 मई को बोकारो स्थित न्याय सदन और व्यवहार न्यायालय तेनुघाट में आभासी, ऑनलाइन मोड या हाइब्रिड मोड पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सुलह समझौतों के आधार पर कई मामलों का निष्पादन किया गया। भाजपा ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय ने कहा है कि हेमंत सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। रेड क्रॉस सोसाइटी में व्याप्त अनियमितता में शामिल चिकित्सकों पर एफआईआर दर्ज कराने में देरी पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने 5 डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन 1 महीने तक इस आदेश को रोके रखा गया। साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड में राज्य संपोषित योजना गोपालपुर से गोरा तक के पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि बरकत खान सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। केंद्रीय महिला श्री महावीर मंडल की कार्यकारिणी समिति की बैठक सह चुनाव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट की केंद्रीय अध्यक्ष आभा सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विगत वर्षों के कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया गया। पूरी हटिया पूरी तपस्विनी एक्सप्रेस ट्रेन में तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से वातानुकूलित 3 टियर का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया है। गुमला पुलिस ने पूर्व जेजेएमपी कमांडर शुक्र उरांव की हत्या में शामिल रहे पूर्व नक्सली अमरजीत उर्फ अशोक को गिरफ्तार कर लिया है। गुमला गोलीकांड में वह घायल होने के बाद मौके से फरार हो गया था, जबकि उसकी पत्नी और 3 साल की बेटी की गोली लगने से मौत हो गई। गढ़वा पुलिस ने मजियाओं थाना क्षेत्र अंतर्गत करकट्टा गांव में भेड़ पालक सरयू पाल हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 मार्च को टीचर ट्रेनिंग मोड के पास अपराधी देवव्रत गोस्वामी उर्फ देवुदास हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। मामले में पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 अपराधकर्मी देवाशीष दास और महावीर सरदार को हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में आज सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि बेगावत थाना क्षेत्र के छोटकी खरगडीहा के पास अहले सुबह ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक अन्य घटना जिले के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जीटी रोड ओरा मोड़ के समीप हुई। इसमें एक अज्ञात वाहन के धक्के से कोयला लदे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चतरा के लोकसभा सांसद सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में जिले के उपायुक्त समेत अन्य वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। दिवाली पूजा को लेकर देवघर स्थित बाबा मंदिर प्रांगण स्थित तारा मंदिर के समीप सरदार पंडा गुलाब नंद ओझा एवं पंडा धर्मरक्षणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर द्वारा अग्नि पूजन कर घूमना अर्पित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुख शांति एवं समृद्धि के लिए घूमना अर्पित कर माता से मंगल कामना की।
झारखंड उच्च न्यायालय ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के फर्जी डिग्री मामले में राहत दी है। सांसद के खिलाफ दायर एफआईआर को न्यायालय ने रद्द करने का आदेश दे दिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की न्यायालय में हुई। धनबाद जिले के विभिन्न केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया गया। इसके लिए प्रतिदिन शाम 6 बजे से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहती है। जिले के उपायुक्त ने पात्र लोगों से टीका लेने की अपील की है। हजारीबाग की उपायुक्त नैंसी सहाय ने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन कर जिले के दूर दराज से आए लगभग 3 दर्जन से अधिक लोगों की समस्याओं से अवगत हुई। मौके पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से समस्याएं दूर करने का निर्देश दिया। उपराजधानी दुमका के इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय सीनियर ईस्ट जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुआ। चैंपियनशिप का उद्घाटन दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने किया। चैंपियनशिप में 6 राज्यों के करीब 150 खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। कि दुमका में जल्द ही बैडमिंटन अकादमी खोला जाएगा। हम लोग उसकी ओर हैं और निरंतर उसमें प्रयास कर रहे हैं कि ये चीजें हों यहाँ पे, जिससे कि खेल को बढ़ावा मिले, कि यहाँ के जो प्रतिभा है यहाँ के लड़कों का वो निखर के बाहर आए। इस दौरान डीआईजी सह जिला बैडमिंटन संघ के संरक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने कहा कि यह आयोजन निश्चित रूप से यहाँ के बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए काफी लाभकारी होगा। सीमित संसाधनों में बेहतर सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई है। हम लोगों ने इस इनामी राशि वाली जो इन्विटेशनल टूर्नामेंट है, इसमें प्रयास किया है कि जो बाहर के खिलाड़ी हैं, जो स्टेट के भी खिलाड़ी हैं, सबको बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल इन 6 राज्यों के लगभग 150 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इनमें 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। दुमका से आरके नीरज की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य पुस्तकों के साथ विशेष पुस्तक उपलब्ध कराने का लिया निर्णय। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को MBA डिग्री के मामले में हाई कोर्ट से मिली राहत, प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान लू चलने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।